हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम पेपर 2 की बात करें। तो पेपर 2 के लिए हमने इसका क्वेश्चन क्या रखा है, किस क्वेश्चन के थीम को मान करके मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है, तो वो थीम आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इज वुमेन एम्पावरमेंट इज रियली नीडेड? क्या जो हमारा महिला सशक्तिकरण है, क्या वो हमारे देश के अंदर क्या सच में उस चीज़ की ज़रूरत है? इसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है वो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक कोटेशन लिखा हुआ है, उस कोटेशन को आप समझने का ज़रा कोशिश करिएगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं, कोटेशन के अंदर हमने कहा कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। कहने का मतलब यह है कि यदि आप मुझे पढ़ी लिखी माँ देते हो, तो मैं आपको पूरा पढ़ा लिखा राष्ट्र जो है वो दे सकता हूं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हमने कोटेशन का इस्तेमाल किया कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। वुमेन इंपावरमेंट रेफर्स टू अ वुमेन हैव अ ऑल टाइप ऑफ राइट इन सोसाइटी। यानी कि जो हमारी वुमेन इंपावरमेंट है ना, वो रेफर करती है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है उसको सभी प्रकार के जो अधिकार हो वो प्राप्त हो। वे अधिकार कैसे हो सकते हैं, तो सच एज सोशल राइट, उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त हो। इकोनॉमिक राइट, उन्हें इकोनॉमिक यानी कि जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर पैसे रुपए से संबंधित कोई अधिकार है वो भी उन्हें प्राप्त हो। कल्चरल राइट उन्हें प्राप्त हो, पॉलिटिकल राइट उन्हें प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वुमेन है, वुमेन इंपावरमेंट का मतलब ये होता है कि वुमेन जो हमारी सोसाइटी में रह रही है उसको हमें इंपावर करने का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारी वुमेन है उसको सोसाइटी के अंदर जितने भी राइट्स हैं, जैसे कि सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट और पॉलिटिकल राइट, ये सारे के सारे अधिकारों से प्राप्त हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन सोशल्स, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल्स आर क्रिटिकल टू अचीव इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड एलिवेटिंग पॉवर्टी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वुमेन है, अगर ये सारे उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये क्या कर सकती है, हमारी जो वुमेन है वो हमारे सोसाइटी के अंदर से जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको कहीं ना कहीं कम कर सकती है। जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी कहीं ना कहीं ये बढ़ा सकती है, और हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव कर सकते हैं अगर ये सारे राइट हम किसे देते हैं, वुमेन को देते हैं, वुमेन को एम्पावर करते हैं, वुमेन को सशक्तिकरण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी की। तो हमारा बॉडी क्या हो सकता है कि इंडियाज एम टू अचीव यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी कि जो हमारा इंडिया है उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य ये है कि हम जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो गोल रखे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको जो है हम प्राप्त कर सके। विच फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो हमारे गोल हैं, जो यूनाइटेड नेशन का जो गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें ये बेसिकली फोकस किया गया है दो चीज़ों पर। पहला हमारा होता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और दूसरा होता है जेंडर इक्वालिटी बाय 2030। यानी कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। भारत भी ये चाह रहा है कि वो उसका जो एम है उसको वो अचीव कर ले, जो कि बेसिकली फोकस किस पर है, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है। लेट्स सी प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज लेट्स सी प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। यानी कि आइए हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, यानी कि अभी क्या हुआ था, जो हमारे भारत के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसी डाटा के अनुसार, यानी कि उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में वुमेन ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो हमारी वुमेन है वो अपने घर के, बोल सकते हो कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो घर में फैसले लिए जाते हैं, वो किस तरीके से उनमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे वुमेन ने कितना प्रोग्रेस किया है। तो इस डाटा की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं, वुमेन empowerment in decision making process at household level is seated to have multiple benefits। यानी कि जो हमारी वुमेन है, जब हम उसका पार्टिसिपेशन घर के अंदर डिसीजन मेकिंग में लेते हैं, तो जो हमारे घर के अंदर जो हम बोल सकते हैं कि कई सारे हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स हमें निकल के मिलते हैं या हमें प्राप्त होते हैं, जब हम वुमेन को अपने घर के अंदर डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेते हैं। इससे होता क्या है, तो इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि हमारी जो डाइटरी डाइवर्सिटी है, जो हमारे खान पान की व्यवस्था है, वो बहुत सही हो जाती है। हम अलग अलग चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो
कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। बेटर चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो हमारी मैटरनल हेल्थ होती है, जो हमारे चाइल्ड की केयर होती है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है अगर हम वुमेन को अपने हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना लेते हैं। और इसके बहुत सारे अच्छे बोल सकते हो आउटकम भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं वुमेन को हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में रखने का एक और फायदा ये होता है कि इम्प्रूव्ड फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमारे घर के अंदर जो अनाज का भंडारण है ना वो पर्याप्त होता है। हमें खाने की किल्लत नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आज का राशन है और कल का नहीं है। ठीक है, अगर वुमेन हमारे डिसीजन मेकिंग में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं हमें फूड सिक्योरिटी घर में देखने को मिलती है, तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें कहा गया है कि इन दिस प्रोसेस कंडीशन ऑफ अर्बन वुमेन आर बेटर देन रूरल वुमेन, यानी कि इस कंडीशन से हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारी कंडीशन है ना पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि घर के अंदर जो घर के डिसीजन है उनमें महिला किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसमें जो हमारे अर्बन वुमेन है, यानी कि जो शहरी और हमारी आबादी है, जो शहर में रहने वाले वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा निकल के आता है। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो लगभग 91% जो हमारी वुमेन है ना उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है शहरों में, जो कि अपने घर के अंदर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं अगर मैं विलेज की बात करूं, रूरल एरिया की बात करूं, तो वहां पर आपको 87% जो है वो वुमेन मिलती हैं जो कि इनके घर के जो डिसीजन मेकिंग होती है उनमें ये काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा डाटा निकल के आता है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो प्रोग्रेस है वो हो रहा है, धीरे धीरे जो वुमेन है वो घर के अंदर डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पेड वर्क, यानी कि क्या है, जैसे वुमेन अगर काम करती है तो क्या उसको पैसे भी मिल रहे हैं कि नहीं काम करने के, तो यही होता है पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क। जो हमारी वुमेन है क्या वो पैसे कमा रही है कि नहीं अपने काम से। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑल वुमेन वर्क बट फ्यू आर सैलरीड बीइंग पेड फॉर वर्क। क्या होता है कि बहुत सारी जो वुमेन है, बहुत सारी क्या यार, जितनी भी हमारी वुमेन होती है ना, सारे वुमेन काम करती हैं, लेकिन उन्हें जो सैलरी मिलती है ना वो बहुत कम ही लोगों को मिलती है। यही बात इस पहले लाइन में कही गई है कि ऑल वुमेन वर्क बट फ्यू आर सैलरीड बीइंग पेड फॉर वर्क, इट इज राइट इन इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि सभी जो महिलाएं हैं वो काम तो करती हैं लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, जबकि सैलरी पाना उनका क्या है, अधिकार है। क्योंकि जब कोई काम करता है तो हमारे संविधान ने ये कहा हुआ है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलना चाहिए। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अधिकार है कि उनको पैसा मिलना चाहिए अगर वो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिलता। एज इट प्रोवाइड वुमेन विद इकोनॉमिक एटोनॉमी, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि जो हमारी वुमेन है ना उनको इकोनॉमिक एटोनॉमी होती, उनके पास भी पैसा होता, उनको भी अगर कुछ करना होता तो किसी से पैसे नहीं मांगने होते, तो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी उनके पास होती। एंड रिकॉग्नाइज द मॉनेटरी वर्क वर्थ ऑफ द वुमेन लेबर्स। तो कई बार क्या होता है ना, आपने घर में सुना होगा कि भैया जैसे कोई अगर मान लो फादर साहब है तो वो पैसे कमाते हैं, तो वो कहते हैं यार हमने तो पैसे कमा कर लाए, लेकिन मदर साहब को बोलते हैं कि तुम क्या कमा के लाई हो। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारी जो मॉनेटरी वर्क है ना ये रिकॉग्नाइज कोई नहीं कर पाता वुमेन का कि हाँ वो काम कर रही है, तो उसको तो सैलरी मिल नहीं रहा, तो उसके पास पैसा है नहीं, तो लेकिन उसने जो वर्क किया अगर उसको भी पैसा मिलता तो कहीं ना कहीं वो भी ये दिखा पाती कि उसने भी जो है वो पैसा कमाया है और उसकी भी जो इज्जत है वो रिकॉग्नाइज करी जाती, उसको भी जो है मॉनेटरी वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता। ठीक है, कंडीशन ऑफ रूरल वुमेन। अच्छा, अगर मैं इस पार्टिसिपेशन ऑफ पेड वर्क की बात करता हूं तो यहां पर जो हमारी कंडीशन है ना रूरल वुमेन की, यानी कि जो गांव की महिलाएं हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा ना कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो पैसा कमाती हैं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो पैसा नहीं कमाती, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि जो हमारी कंडीशन है ना रूरल वुमेन की वो बेटर है यहाँ पर अर्बन वुमेन की। यानी कि जो शहर में रहने वाली महिलाएं हैं ना वो पैसे ज्यादा नहीं कमाती, वो केवल काम करती हैं और उनको पैसे उतने ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन जो हमारी गांव की महिलाएं हैं ना वे अपने काम के बदले पैसे भी कमा लेती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर बेसिकली जो पैसे कमाते हैं लोग वो बेसिकली लेबर के थ्रू कमाते हैं, मजदूरी करके कमाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वुमेन को पैड किया जाता है, उनको भी पैसे मिलते हैं इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा लैंड ओनरशिप पैटर्न। लैंड ओनरशिप पैटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि किस महिला के पास किसके नाम से कितनी जमीन जो है वो है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वुमेन आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जो हमारी महिलाएं हैं ना, अधिकतर आप देखोगे ना कि जो महिलाएं हैं वो काम कहाँ करती हैं? वो खेतों में ही काम करती हैं। उनका जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो वो काम करती हैं ना, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं। एंड ओनिंग लैंड अपार्ट, अब सोचो कि जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो भूमि के ऊपर काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो जमीन होना चाहिए ना खुद का, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ओनिंग अ लैंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग राइट इटसेल्फ, तो कहने का मतलब यह है कि वो काम तो करती हैं लेकिन जमीन उनके नाम से है ही नहीं, वो किसी दूसरे के नाम पे जमीन है, उस जमीन पे काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे वुमेन की कंडीशन को ना थोड़ा अच्छा नहीं बताता। ये बताता है कि हमारी वुमेन जो है वो मजदूरी कर रही है, क्योंकि वो उसके पास ऑनरशिप नहीं है। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो साउथ इंडियन वुमेन है, यानी कि जो हमारे साउथ के लोग हैं, दक्षिण भारत के जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं ना, उनकी कंडीशन यहां आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि उनके नाम से, उनके नाम पर जो जमीन है ना, वो बहुत ज्यादा है। और सबसे जो खराब है ना, वो बेसिकली आपको कंडीशन बिहार में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। यहां पर आपको महिलाओं के नाम से जमीन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारे, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, यहाँ पर भी महिलाओं के नाम से जमीन बोल सकते हो कि इनमें इंप्रूवमेंट आई है और यहाँ पर भी महिलाएं अपनी जमीन की मालिक हो गई हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक रिपोर्ट था जो हम पढ़ रहे थे, उसमें ये सारी चीजें कही गई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑनिंग ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से क्या यार, कौन सा आप बोल सकते हो कि इंपावरमेंट आती है, लेकिन आती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा एक बोल सकते हो कि मेजर स्केल होता है, जिसपे हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारी महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण है या नहीं, वो इंपावर्ड है या नहीं। तो एक्सेस टू मोबाइल फोन इज एन इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ वुमेन्स एटोनॉमी। तो क्या होता है ना कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको मोबाइल फोन नहीं दिया जाता, और अगर उनको मोबाइल फोन नहीं दिया जाता, इसका मतलब कि उनको ऑटोनॉमी नहीं है, उनको किसी काम को करने के लिए ना स्वतंत्रता नहीं है, वो रोक टोक में है, वो कोई काम नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली हमारा सोसाइटी जो होता है ना, वो वुमेन को मोबाइल फोन अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो जो कंडीशन है अर्बन वुमेन की, यानी कि जो हमारी शहरी महिलाएं हैं, जो शहर में रहती हैं, उनकी जो कंडीशन है ना अर्बन वुमेन की, वो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं कंडीशन जो है वो अपने राजस्थान की या फिर देख लो हरियाणा की, तो यहाँ की जो वुमेन है ना, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि इनके पास ना जैसे कि एक एस्टिमेट लगाया जाता है, तो इनके महिलाओं के पास मोबाइल जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे रीजन हो जाते हैं जो कि हम पढ़ रहे थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये तो वुमेन की हमारी प्रोग्रेस रही कि वुमेन ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया हुआ है बीते कुछ दिनों में। अब हम देखेंगे कि इशू रिलेटेड टू वुमेन इंपावरमेंट, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है, इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा सक रहा है। अगर हम महिला सशक्ति की बात कर रहे हैं तो ये क्यों जरूरी है, तो इससे रिलेटेड जो भी इशू हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इशू क्या होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर क्या है कि आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन इंडिया गर्ल्स आर कंसीडर अ बर्डन, यानी कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं ना, जो बच्चियां हैं बेसिकली, तो उनको क्या है, एक बोझ की तरह समझा जाता है इवन बिफोर दे आर बॉर्न। मान लो जैसे क्या होता है ना, उनके साथ भेदभाव जो है ना वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। सोचो कि अगर वो पैदा नहीं हुई होती है ना, तभी से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव स्टार्ट हो जाता है विद देम लाइक अ फेटिसाइड एंड सेलेक्टिव एबॉर्शन। तो क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर जो गर्ल्स है ना, उनको एक बर्डन समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। और अगर वो पैदा नहीं भी हुई ना, तो भी यानी कि पैदा होने से पहले ही उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि भ्रूण हत्या, ये आप ने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग अपने कोख में ही जो है वो पता कर लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो गर्ल्स है या बॉय है, तो उसका वो फेटिसाइड करा लेते हैं, भ्रूण हत्या करा लेते हैं। या फिर कई बार आप सेलेक्टिव अबॉर्शन का भी नाम सुनते होंगे। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे डिस्क्रिमिनेशन बताती है सोसाइटी के अंदर कि हम किस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि वुमेन की जो इंपावरमेंट है वो हमें आवश्यक है, हमें जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि शोषण करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नॉट ओनली इन अ वर्क प्लेसेस, ये जो हमारी हैरेसमेंट है ना, ये केवल आपकी वर्क प्लेसेस पर ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन जो है वो काम करने जाएगी तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, उसका शोषण कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आपके उन सभी जगहों पर भी होती है, जैसे कि पब्लिक प्लेस हो गए, इवन घर के अंदर भी आपको कई बार ना ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारी
चीज़ें हैं ना, ये इंडिकेट करती हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट होना चाहिए, वुमेन जो है वो एम्पावर्ड होनी चाहिए। और जितनी भी हमारी हैरेसमेंट के केसेस होती हैं, मैं इस आर्टिकल के अंदर कंसीडर कर सकता हूं। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि वो सारी चीज़ें इस पॉइंट के थ्रू हमें बताना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा और भी हमारे पास इशूज़ हैं जो कि कहते हैं कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, जैसे कि डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग। डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग का मतलब क्या हुआ कि दहेज प्रथा, यानी कि दहेज प्रथा तो नहीं, जैसे दहेज के लिए कई बार क्या होता है ना, जो दुल्हन होती है उसको जला दिया जाता है। तो डाउरी से रिलेटेड हमें केसेस कई बार देखने को मिले हैं। तो डाउरी रिलेटेड केसेस आर यूजुअली सीन इन इंडिया। भारत के अंदर जो डाउरी है, जो दहेज है, उससे रिलेटेड कई सारे केसेस यानी कि हमें भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सम टाइम इन टर्न टू डोमेस्टिक वायलेंस। कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी डाउरी रिलेटेड बातें होती है ना, ये वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा भी हमें देखने को मिलती है इसके वजह से। एंड नेक्स्ट जो है वो कई बार क्या होता है कि इसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, यानी कि इतना बुरा वॉयलेंटिव हो जाता है कि हमें क्या होता है कि कई बार जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको घर के अंदर जलाया हुआ भी हमें दिखाया जाता है, या जो घर के अंदर दुल्हन है उसे भी जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें दहेज चाहिए होता है। तो ये डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग का जो केस है ना, ये भी कहता है कि हमें जो है वो वुमेन को एम्पावर्ड करना होगा, महिला को सशक्त करना होगा, महिला को जॉब दिलाना होगा, महिला ऐसी फ्रीडम में हो कि वो कोई भी सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कर सके, ताकि उसके ऊपर ये डाउरी या फिर ब्राइड बर्निंग के जो प्रेशर है वो ना क्रिएट हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है? डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में ना उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी देख लो। तो एक्सेस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इज लिमिटेड, यानी कि जो महिलाएं हैं ना, जो वुमेन है, वो क्या कर सकती हैं, बेसिकली उनके पास जो शिक्षा लेने का अधिकार है, कितना वो पढ़ाई कर सकती हैं, ये लिमिटेड है। क्योंकि अगर मान लो इट में कॉजेज बाय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि उनके पास जो एजुकेशन के सिस्टम है या फिर एक्सेस है वो लिमिटेड है? वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार ना पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है घर में, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो फादर होते हैं या फिर जो घर के लोग होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो उनका लड़का होता है उसको वो पढ़ाते हैं, और फाइनेंशियल क्रश के वजह से क्या करते हैं, जो वुमेन होती है, जो लड़की होती है, उसको वो नहीं पढ़ा पाते। तो कहीं ना कहीं ये कारण बन जाता है, जिसके वजह से हमें डिस्पैरिटी इन एजुकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हाउस, यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर पैसा है भी, ठीक है, चलो पैसा है भी, हम पढ़ा भी दे, लेकिन क्या है कि जो स्कूल है ना वो हमारे गांव से बहुत ज्यादा दूर है। तो इस कंडीशन में भी जो हमारे फादर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने लड़कियों को या फिर जो उनके वुमेन्स हैं उनको वो नहीं भेजते स्कूल में, जिसके वजह से उनको जो एक्सेस है एजुकेशन का वो नहीं मिल पाता, और वे एक लिमिटेड एजुकेशन ही ग्रहण कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी हमें एजुकेशन के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड दिस लीड्स टू लोअर पार्टिसिपेशन। और ये जो एजुकेशन है ना, जब यहाँ पर आपको एजुकेशन ही ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेगी, तो आप जो है वर्क प्लेस पे कहाँ पर काम कर पाओगे? तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोअर पार्टिसिपेशन होती है ना वर्क फोर्स के अंदर, वो हमें देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से मैक्सिमम वुमेन जो है वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिलती हैं, यानी कि वे बेरोजगार ही मिलती हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एडेक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जो वुमेन की कंडीशन है ना वो काफ़ी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर आप देखो कोई भी जो वुमेन है जिसकी एज 45 हो गई है या फिर 40 प्लस हो गई है ना, उसके अंदर एक कॉमन जो है बोल सकते हो कि बीमारी पाई जाती है, जिसका नाम होता है अनीमिया। अनीमिया जो बीमारी है बेसिकली खून की कमी से होती है। तो जो हमारी वुमेन होती है, जब इसकी एज 40 या 45 से अधिक हो जाती है ना, तो वो खून के कमी यानी कि अनीमिया रोग से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि उसे उतना अच्छा न्यूट्रिशन यानी उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो अपनी हेल्थ को अच्छी रख पाए। तो इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन इज द पॉइंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने इस इशूज के अंदर। इसमें क्या होता है कि वुमेन इज ऑलवेज कंसीडर इंफीरियर टू मेन, यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमेशा इंफीरियर समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है, सेकेंड फिडल समझा जाता है एज कंपेयर टू द मैन, बिकॉज ऑफ आवर पेट्रियार्की टाइप ऑफ सोसाइटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्की है, यानी कि जो फादर है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। वुमेन हैव नॉट टू गेट एडेक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको कभी भी एडेक्वेट न्यूट्रिशन, कभी भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सम टाइम ऐसा होता है कि उनको एडेक्वेट यानी कि पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो वुमेन की स्टेटस है ना वो काफी लो है। जहां पर भी आप देखोगे, कहीं पर भी जाओ, तो क्या होता है कि जो वुमेन है ना अमूमन वो आमतौर पर क्या होती है कि सबसे लास्ट में खाना खाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वुमेन को सबसे कमजोर समझा जाता है, सबसे लास्ट में रखा जाता है, और इसलिए वुमेन को सबसे लास्ट में खाने के लिए कहा जाता है। तो उस समय जो खाना बचा होगा वो खा लेगी, अगर नहीं बचा है तो कम खाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे उसके अंदर ये न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और ये न्यूट्रिशन की कमी उसे कई सारे
रोग जो हैं वो पैदा कर देती हैं उसके अंदर, और जो हमारी पुअर हेल्थ है यानी कि उसकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे इश्यूज थे। अब गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव उठाए इन सभी इश्यूज को दूर करने के लिए, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारे वुमेन हैं जब वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो उनका कई बार शोषण हमें देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम एक हॉस्टल बनवा देते हैं जहां पर जितने भी वर्किंग वुमेन हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, वो यहां पर रहेंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ एंड कन्वीनियंट लोकेटेड एकोमोडिटीज फॉर वुमेन। यानी कि गवर्नमेंट ने जो वुमेन है, जो कि कामकाजी वुमेन है, जो कहीं काम करती हैं, उनके लिए एक हॉस्टल बनवा दिया जहां पर हमारी केवल वुमेन ही है, केवल वुमेन ही वहां पे रहती हैं, और उनके सुरक्षा और उनके बोल सकते हो कन्वीनियंट होने के लिए जितनी भी सारी अकोमोडिटीज हैं, संसाधन है, वहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट का दूसरा इनिशिएटिव था उज्ज्वला। उज्ज्वला बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो बेसिकली क्या करती है, प्रिवेंट करती है ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो महिलाओं और बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग की जाती है, कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिकिंग के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, महिलाओं को कहीं से उठा लिया, उसको बेच दिया, ठीक है, उससे अब कमर्शियल भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि उसको घर में झाड़ू बर्तन के लिए रख लिया जाएगा, या फिर उसको कहीं बेच करके उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के काम भी किए जाएंगे। तो इस चीज से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने उज्ज्वला नाम की जो इनिशिएटिव है, जो योजना है, उसको लेकर के आई थी। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार। ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है, ये क्या करती है, स्ट्रेंथन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। यानी कि महिलाओं की जो स्टेटस है, जो महिलाओं की बोल सकते हो एक तरीके से प्लेस है सोसाइटी के अंदर, उसको ये मजबूत करती है, उसको इसे स्ट्रेंथन करती है। फिर आती है स्वाधार गृह। ये भी हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ये कहा गया कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम प्राइमरी नीड, जैसे कि उनको शेल्टर की अगर आवश्यकता होगी, मान लो कोई महिला है उसके पास अगर घर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको घर प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके खाने के लिए फूड नहीं है तो हम फूड भी प्रोवाइड करेंगे। पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो हम कपड़े भी प्रोवाइड करेंगे। अगर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता है तो वो भी हम करेंगे। और मान लो कोई वुमेन है जो कि डिस्ट्रेस है, वो उसका जो इलाज है वो भी हम करेंगे। मान लो अगर किसी वुमेन के साथ कभी कुछ गलत हुआ तो अगर उसके पास पैसे भी नहीं है तो उसे हम लीगल सपोर्ट भी देंगे और उसे गाइडेंस भी देंगे। तो ये बेसिकली स्वाधार गृह जो था, जो सरकार का इनिशिएटिव था, उसका मतलब ये था, सरकार ने इस इनिशिएटिव के अंदर इतनी सारी बातें कही थी। फिर आता है महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट में क्या कहा गया, इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हम फैसिलिटेट करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनलाइन वुमेन। यानी कि क्या होती है, जो हमारी महिलाएं हैं वो भी ऑनलाइन काम कर पाए, वो घर बैठे ही ऑनलाइन काम कर पाए ना, इसके लिए जो महिलाओं के लिए बेसिकली एक महिला ई हार्ट नाम का बोल सकते हो इनिशिएटिव चलाया गया, जिसमें महिलाओं को ऑनलाइन वर्क करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए फैसिलिटेट किया गया, उनको सुविधाएं दी गई थी। तो बेसिकली ये हमारे गवर्नमेंट के स्टेप हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट चाह रहे थे कि हमारी जो महिला है वो सशक्तिकरण या सशक्तित हो जाए। फिर हम बात करते हैं सजेशन की, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना सजेशन देना होगा एज अ बोल सकते हो डिफेंस एस्पिरेंट या फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के बोल सकते हो ना। तो हमें क्या होगा कि ये सजेशन इसके ऊपर हमें लिखना चाहिए इस ऐसे के अंदर। तो हम सजेशन क्या दे सकते हैं, पहला होता है रिजर्वेशन। बोलोगे रिजर्वेशन तो है, तो वही बात है कि वी सॉ ऑलरेडी रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अ वेरियस प्लेसेस। यानी कि जो वुमेन है उसके साथ हम कई बार अलग अलग जगहों पर ना रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं। अगर मैं ट्रेन की बात करूं, बस की बात करूं, तो आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ट्रेन की सीटों पर, बस की सीटों पर रिजर्वेशन होता है, महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है उनका। लेकिन क्या होता है ना कि कई महिलाओं को पता ही नहीं होता और उनके सीट पर जो पुरुष है वो बैठ करके यात्रा कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो हमारी वुमेन है ना, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशन भी रखा हुआ है। उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव भी उठाए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो वुमेन है उनको ये नहीं पता होता। इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो हैं वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाएं और लोगों को समझाएं कि देखो सरकार ने तुम्हारे लिए ये सारी रिजर्वेशन लाई है जिसको तुम अवेल कर सकते हो। और अगर ये वो बेसिकली इस चीज को अवेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होने का खतरा है वो नहीं रहेगा और हमारी वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं इंपावर्ड फील करेगी। फिर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। जैसे अभी हमने बात किया था कि जो हमारी वुमेन है वो बेसिकली कई बार अपने कॉलेज नहीं कर पाती क्योंकि उसका स्कूल दूर होता है, कई बार उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि वी शुड ट्राई टू मेक ऑल इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, कॉलेज एंड ट्रांसपोर्ट नियर बाय। कहने का मतलब यह है कि हमें चाहिए एज अ बोल सकते हो
हो कि जिम्मेदार नागरिक की हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज हैं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए, ये सारे के सारे हमें नजदीक ही करने चाहिए, लोगों के नजदीक रहे, जिससे कि वो क्या कर सके, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर पाए। दिस कैन हेल्प टू मिटिगेट द डिस्पैरिटी अमंग बॉयज एंड गर्ल। और ये क्या कर सकते हैं, जो हम डिस्पैरिटी की बात कर रहे थे एजुकेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी जो मेन और गर्ल और बॉय के बीच में आ जाती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर इन सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट के। इकोनॉमिक सपोर्ट क्या दे सकते हैं सरकार से, तो सरकार से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू गिव सम इकोनॉमिक सपोर्ट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसे क्या करना चाहिए, कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट देना चाहिए, बेसिकली गर्ल्स को देना चाहिए उनके हायर स्टडी के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बिकॉज सम गर्ल्स हु आर गुड इन एकेडमिक, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो एकेडमिक्स में, जो अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो अपना जो हायर स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती, बिकॉज दे कुड नॉट कंटिन्यू देयर हायर स्टडी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो कई बार उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से अपने वो हायर स्टडी नहीं कर पाती। इसके लिए क्या कर सकता है गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकता है, रुपए पैसे दे सकते हैं, जिसके वजह से उनकी जो स्टडी है वो हायर स्टडी भी कंप्लीट हो सके। अब हम कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं, तो देयर इज अ नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज एम्पावर्ड। कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती, कोई भी ऐसा चांस नहीं बनता जिसमें कि वर्ल्ड जो है वो वेलफेयर वर्ल्ड हो सके, यदि हम अपने महिलाओं का जो है वो अच्छी तरीके से कंडीशन इंप्रूव नहीं करते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन अ विंग। तो ये बेसिकली कोट जो है ना वो आपने कई बार सुना होगा। इस कोट का मतलब ये है कि जिस तरह चिड़िया का एक पंख पर उड़ पाना मुश्किल है, वैसे ही हमारे सोसाइटी का अच्छा हो पाना या फिर हमारे वर्ल्ड का बहुत अच्छा परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल हो जाता है यदि हमारी जो महिलाएं हैं वो इंप्रूव्ड नहीं होती, यदि उनको ज्यादा सुविधा नहीं दी जाती। तो ऑल एस्पेक्ट इंडिकेट दिस, जितने भी हमारे एस्पेक्ट है, जितनी भी चीजें हमने पढ़े, वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वुमेन शुड बी इंपावर्ड। जो हमारी वुमेन है उनको इंपावर्ड होना चाहिए, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि वे क्या है, उन्हें इसलिए इंपावर्ड होना चाहिए क्योंकि वे हमारे ओवरऑल, चाहे हम इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर किसी भी चीज की बात करें ना, उन सभी के लिए अगर हमें डेवलपमेंट होना है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं सारे एस्पेक्ट ये हमें बताते हैं कि हमारे जो वुमेन है वो इंपावर्ड होनी चाहिए।